बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद बहुत काली, बदसूरत और मोटी थी और साथ ही मॉडर्न भी। लेकिन मैं ये देखकर काफी हैरान होती कि उसके पीछे हसीन लड़कों की लाइन लगी थी। मैं समझती थी कि शायद वो मॉडर्न है, इसी वजह से लड़के उसके पीछे पड़ते हैं। जब एक रोज वो मेरे पास आई और बोली, भाभी अपना काला दुपट्टा दे दो, बाहर जाना है। मैंने उसे दे दिया और जब वो वापस आई तो दुपट्टे में अजीब सी बू थी। मैंने नजरअंदाज कर दिया और गलती से अगले दिन वही दुपट्टा पहनकर बाहर चली गई। लेकिन खौफ से जिस्म कांपने लग गया जब एक साथ। मेरा नाम मावरा है, मेरा ताल्लुक सिब्बी से है। हम 3 बहन भाई हैं। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं। मैं इकलौती होने की वजह से अपने भाइयों और वालिदैन की लाडली हूँ। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरा रिश्ता मेरी फुप्पो के बेटे के साथ तय था, लेकिन मेरी फुप्पो इस रिश्ते से रजामंद ना थी। लेकिन बाबा बड़े थे, इसीलिए वो खामोश थी। मेरे बड़े भाई की शादी थी। उनका रिश्ता मेरी छोटी फुप्पो की बेटी के साथ तय हुआ था, लेकिन मेरी कजन मेरे मंगेतर को पसंद करती थी। फुप्पो ने ये बात अब्बू को ना बताई। मेहंदी से एक दिन पहले उसने खूब तमाशा किया, लेकिन फुप्पो ने उसकी एक ना सुनी और बोली कि तुम्हारे अब्बू की वफात के बाद तुम्हारे मामू ने ही हमारा ख्याल रखा है, अब मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगी। मेरा भाई मेरी कजन को बहुत पसंद करता था, इसीलिए उसने अब्बू के पूछने पर हाँ कर दी थी। मेरे अब्बू हम सबसे बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मी कभी कभार हमें डांटती तो वो अम्मी से लड़ पड़ते। अब्बू ने मेरा रिश्ता तय करने से पहले भी मुझसे पूछा था और कहा, बेटा वालिदैन अपनी बेटियों से चाहे जितनी भी मोहब्बत क्यों ना करते हो, लेकिन जिंदगी के इस अहम फैसले में उनकी रजामंदी नहीं लेते। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम बताओ, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? अगर नहीं है तो बता दो, तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन मैं और मेरा कजन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। भाई की मेहंदी पर सब बहुत खुश थे कि अचानक मेरा रिश्ता तोड़ दिया गया। इस बात को अब्बू बर्दाश्त न कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। जिंदगी कैसे पल में पलटती है मुझे उस दिन पता चला। कैसे पहाड़ रूई की तरह उड़ते हैं, उस दिन ये जाना था। अपने बाबा की मोहब्बत, मेरा लाड उठाना, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करना। कैसे मेरे बाबा जब मुझे पुकारते थे तो लगता था कि उनका मुझे पुकारना इससे ज्यादा खूबसूरत एहसास ही कोई नहीं है। अक्सर मैं जानबूझ के जवाब न देती कि बाबा बार बार मुझे पुकारे, और आज वो खामोश पड़े थे। सारा घर जो कल तक हंसी से गूंज रहा था अब मातम में बदल गया था। मेरे बाबा हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। मैं उन्हें पुकार रही थी और वो जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने चारपाई को पकड़ लिया, लोगों से कहा कि मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगी, मुझे अपने बाबा को नहीं जाने देना। लेकिन मौत कब टलती है, कब देखती है कि वो कितने दिलों को उजाड़ रही है, कितने हंसते बसते घरों को वीरान कर रही है। कहाँ देखती है कि इस दी गई अजियत से कितनी आंखों से ख्वाब खत्म हो जाते हैं। मौत तो खुद जिंदगी की हमसफर है। बाबा को गए 2 दिन हो गए थे। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। मेरी माँ नीम पागल हो चुकी थी। मेरे भाई लोगों से ताजियत करते और कभी हमें संभालते। फिर एक दिन मेरी माँ ने हिम्मत पकड़ी और हमें समेट लिया और कहा, जितना रोना है आज रो लो, लेकिन मैं तुम लोगों को रोते नहीं देख सकती। आइंदा रोना मत। तुम लोगों के रोने से तुम्हारे बाप की रूह को तकलीफ होती है। ये सोचकर ही रोना छोड़ दो कि वो नहीं देख सकते थे कि उनके जिगर के टुकड़े उनके बिछड़ जाने पर रोते रहे। और फिर हम बहन भाई जिंदगी की तरफ लौट आए। हमने सोच लिया कि माँ को तकलीफ नहीं देनी। बाबा तो है नहीं, तो माँ के खातिर ही बहादुर बन गए। फुप्पो आती और देर तक बाबा की बातें करती रहती। मैं सोचती कि जिंदा लोगों को मारकर उनके जाने के बाद उन्हें क्या पता कि कौन रोता है और कौन नहीं। उन्हें क्या मतलब कि पीछे रह जाने वाले रोते भी रहे। तो फुप्पो की वजह से बाबा को सदमा हुआ था। वो अमीर घर से बहू लाना चाहती थी और मेरा बाप बहुत ज्यादा जहेज नहीं दे सकता था, और बेटा ऐसा बुज़दिल था कि कुछ कर ही नहीं सका था। उसके नजदीक यही ठीक था कि बड़ों के मामलात से ही दूर रहा जाए। मैंने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरा कजन मुझे लेने कॉलेज पहुंच गया। जैसे ही छुट्टी हुई तो मैं बाहर निकली। वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया और अपने रास्ते चलने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने हंसते हुए उसे देखा और कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं कि उसी कजन के साथ घूमती रहूं जिसकी वजह से मेरा बाप मर गया, जिसने रिश्तों को पैसे में तोल दिया। कहने लगा, मैं मजबूर था। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अगर तुमसे शादी की तो वो माफ नहीं करेंगी। मैंने हंसते हुए उसे देखा और कहा, मैं भी माफ नहीं करूंगी अगर तुम जैसे बुज़दिल ने दोबारा मोहब्बत का नाम भी लिया तो। और पास जाते रिक्शे को हाथ दिया और बैठ गई। वो बहुत पीछे रह गया था। जैसे मेरी जिंदगी में उसकी जगह कहीं नहीं थी, वैसे ही इस सफर में मुझे उसका साथ मंजूर नहीं था।
घर में भाई की शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी माँ चाहती थी कि भाई अब अपनी जिंदगी की ये जिम्मेदारी भी निभाए। बहुत दिल से हम लोगों ने भाभी का कमरा सेट किया था। कुछ लोगों की मौजूदगी में सादगी से मेरी कजन मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे दोस्त मिल गई थी। मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा। हम नंद भावज हर काम साथ साथ करती। शाम को अक्सर करीबी पार्क तक वॉक करने जाती। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। हम सबकी इज्जत करती और हमें लगा ही नहीं था कि वो यहाँ कुछ दिन पहले आई है। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। एक दिन बाबा के दफ्तर से उनके बॉस हमारे घर आ गए। उन्हें अब्बा की वफात का पता चला तो ताजियत करने आ गए। मेरी माँ ने बाद में बताया कि वो बहुत अच्छा इंसान था। बाबा की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और जाते हुए नंबर दिया कि अगर कोई काम हो तो उनसे बात कर लें। बाबा के जितने बकायाजात उनकी तरफ थे वो भी जल्द ही देने का वादा किया था। और फिर एक हफ्ते में बाबा की पेंशन की रकम हमारे हाथ में थी। मेरी माँ ने उन पैसों से घर के ऊपर 2 कमरे डलवा दिए और रेंट पर दे दिए। अब भाई से हम लोग घर के खर्च करना कहते। मेरी माँ को लगता था कि उनकी बीवी उसकी जिम्मेदारी है, उसे परेशान ना किया जाए। मैं और मेरा भाई रेंट के पैसों से ही अपनी फीस दे लेते और बाकी घर की छोटी मोटी जरूरतें भाई के पैसों से ही पूरी हो जाती। हमने कभी खुद से भाई को तंग नहीं किया था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि भाभी हर वक्त महंगाई का रोना रोने लगी थी। उसे हर वक्त आने वाले वक्त और उनके बच्चों की फिक्र थी जो अभी इस दुनिया में आए नहीं थे। एक दिन शाम को भाभी डॉक्टर के पास गई तो उसने पता नहीं क्या कहा, लेकिन मेरी भाभी अब बहुत खुश रहने लगी थी। मेरी माँ को लगा कि कोई खुशखबरी है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि वो खुद हमें बताए, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन भाई माँ के पास आया और कहा, मुबारक हो अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। माँ बहुत खुश हुई, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि भाभी क्यों हमसे ये खबर छुपा रही थी। मैंने माँ से कहा तो माँ ने मुझे कहा, शायद शर्मा रही होगी। मेरे छोटे भाई ने किसी दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था। बड़े भाई ने समझाया कि अभी उसे तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन मेरा भाई पढ़ना नहीं चाहता था। इस बात पर बहस शुरू हुई और दोनों में बात करते बढ़कर लड़ाई तक पहुंच गई। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रखे थे। मेरी माँ अपने बच्चों को ऐसे एक दूसरे के गिरेबान पकड़े देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ पहले ही अब्बा के जाने के बाद उनका दिल कमजोर हो गया था। माँ बेहोश हो गई। भाई लड़ाई छोड़कर अम्मा की तरफ भागे और उनको अस्पताल ले गए। मैं घर पर रो रही थी। मैंने भाभी से कहा, मुझे माँ के पास जाना है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई मना कर गए थे, कुछ देर में फोन करके पता कर लेते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन मैं कैसे फिक्र न करती। बाप के बाद अब माँ का ही तो साया था। भाई तो कल अपनी जिंदगी में मगन होके मुझे भूल ही जाते, जो आज भी अपने लिए लड़ते हुए माँ की इस हालत के जिम्मेदार थे। मैं बहुत बेचैन थी। मुझे लग रहा था कि जिंदगी एक बार फिर मुझे धूप में ले आई है। मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी जब भाई की कॉल आई और पता चला कि डॉक्टर ने दाखिल तो कर लिया है, कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने 20 लाख रुपए मांगे। मैं जानती थी कि इतने पैसे तो मेरे भाइयों के पास भी नहीं है। मैंने अपने जेवर अपनी भाभी को दिए और उन्हें कहा कि मेरे साथ चलें, जितने के बिकते हैं हम बेच देते हैं। उन्होंने कहा, ये तो 1 तोला है जो बमुश्किल लाख रुपए का ही होगा, बाकी की रकम कहाँ से लाएंगे। छोटे भाई को माँ के पास छोड़कर मेरा भाई घर आया और भाभी से कहा कि वो अपने घर वालों से कहें, कुछ मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, कल सुबह तक पैसे चाहिए। भाई चले गए तो भाभी ने कहा कि उनके मायके वाले इतने पैसे नहीं दे सकते। मेरा जेवर तो पहले ही बिक चुका है। मैं रो रही थी कि क्या वक्त है। अब पैसों की वजह से मेरी माँ मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कौन सा रास्ता हो जो मिल जाए और ये मसला हल हो जाए। मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, मावरा चलो रास्ता मिल गया। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और उनके साथ चल पड़ी। रक्षा एक बुलंद इमारत के सामने रुका। मैंने भाभी से पूछा, ये कौन सी जगह है भाभी। भाभी मुझे अंदर ले आई और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से मुस्तकीम का पूछा। उस लड़की ने कहा, सर मीटिंग में है, आप वेट करें। मैं हैरानी से देख रही थी। मैंने सोचा कि शायद भाभी की कोई जानने वाले हैं। मैंने भाभी से दोबारा पूछा तो भाभी ने कहा, वही बॉस है जिनके पास अब्बा ने 30 साल काम किया था, कुछ तो हक बनता है उनका। तुम इससे कहो कि 20 लाख रुपए दे दे, हम लौटा देंगे। मुझे यकीन है वो मान जाएगा। देखो दफ्तर कितना शानदार है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना तो कर ही सकता है। और फिर अमीर लोगों को चैरिटी का शौक होता है। मैंने दुख से भाभी को देखा और कहा, इतना बुरा वक्त हम पे कि चैरिटी के पैसों से अम्मा का इलाज होगा। तो कहने लगी, अच्छा ठीक है, उधार मांगो, हम आहिस्ता आहिस्ता उतार देंगे। उस वक्त उस लड़की ने कहा, आप अंदर जा सकती हैं। मैंने भाभी से कहा कि चलें, तो भाभी ने मना कर दिया
और कहा कि तुम जाओ, मैं जरा फोन सुन लूं। वो फोन सुनने लगी थी। शायद भाई थे दूसरी तरफ। ऑफिस में दाखिल होते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये शख्स हमारे कॉलेज में मेहमान खुसूसी था। मैंने उसे पहचान लिया था। उस दिन लड़कियां बता रही थी कि बहुत अय्याश है। मैं डर गई थी और मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आया। क्या था जो वो साथ आ जाती। मैंने अंदर आने की इजाजत मांगी। वो शख्स फाइल पर झुका कुछ लिख रहा था। मेरी आवाज सुनते ही मेरी तरफ देखा और कहा, जी आ जाए। मैंने तारुफ करवाया तो बाबा का नाम सुनते ही उसने मुझे बैठने का कहा। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ बीमार है और हमें 20 लाख की बहुत जरूरत है। अगर आप दे दें तो मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्द लौटा दूंगी। उसने कोई भी जवाब दिए बगैर 20 लाख का चेक मेरे आगे रखा और बोला, यह मैं आपके वालिद की वजह से दे रहा हूँ, कर्जा मत समझना। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा और रोते रोते बाहर की जानिब पड़ गई। मुझे देखते ही भाभी खड़ी हुई। मैंने उन्हें बताया कि शुक्र है पैसों का इंतजाम हो गया था। भाभी ने मुझे कहा कि घर जाके भाइयों से ये न कहना कि ये पैसे कहाँ से लिए हैं। मैंने हैरानी से भाभी को देखा और पूछा, फिर उन्हें क्या कहेंगे, इतनी बड़ी रकम कहाँ से ली हमने। भाभी ने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। माँ का ऑपरेशन हो गया था, वो अब खतरे से बाहर थी। मैंने सुकून का सांस लिया। उस रात मैं सुकून से सोई। आंखें बंद करते ही मुझे अपने बाबा के बॉस का एहसान याद आया। मैंने सोचा कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने भाभी से नंबर लिया और कॉल की, जो अटेंड नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि बड़े लोग हैं, मसरूफ होंगे, बार बार कॉल करना मुनासिब नहीं। उसी वक्त भाभी आ गई और पूछा, हो गई बात। मैंने कहा, शायद मसरूफ थे। कहने लगी, दोबारा करो। मैंने मना किया, लेकिन भाभी ने दोबारा कॉल मिला दी, जो दूसरी बार बेल जाने पर पिक कर ली गई थी। भाभी ने तारुफ के बाद कहा, मावरा शुक्रिया कहना चाह रही थी, और फोन मुझे दे दिया। मैंने फोन ले लिया। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर साफ लग रहा था कि वो जल्दी में था, किसी से बात कर रहा था, शायद किसी दूसरी कॉल पे भी था। मैं खामोशी से सुन रही थी। मुझे अजीब लगा, लेकिन भाभी की बेवकूफ़ी ने मुझे फंसा दिया। अब फोन बंद करना भी मुनासिब नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, जो कह रहा था, जी बताएं क्या कहना था। मैंने कहा, मेरी माँ अब ठीक है तो शुक्रिया कहना था। कहने लगा, मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपकी वालदा ठीक है, मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। और उसने फ़ोन रख दिया। माँ घर आ गई थी। हम सब बहुत खुश थे। मेरी फुप्पो भी आ जाती और माँ से ज़्यादा उसे मेरी भाभी की फिक्र रहती। बच्ची सारा दिन थक जाती है, इतने काम करती है, और मुझे कहती कि तुम घर के कामों में इसकी मदद किया करो। भाभी भी मस्कीन सी शक्ल बनाकर यूं बैठी रहती जैसे यहाँ उनसे पहाड़ तोड़वाए जाते हैं। मैंने महसूस किया था कि भाभी और फुप्पो की आपस में बहुत बनने लगी थी। एक दिन फुप्पो का बेटा हमारे घर आया। मंगनी के बाद वो उस दिन आया था। मैं उससे बात नहीं करती थी, और अब उसकी माँ का रवैया देखकर मुझे उन माँ बेटे से ही नफरत हो गई थी। जब वो जाने लगा तो मेरी भाभी ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, तुम तो पराई ही हो गए हो, पूछते भी नहीं। मेरे कजन ने इर्द गिर्द देखा। मैं किचन की खिड़की से ये मंजर देख रही थी। जल्दी से परे हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। मेरी भाभी उसे कह रही थी कि वो यहाँ उसकी वजह से मुसीबत में फंस गई है। अगर वो मान जाता तो एक अच्छी जिंदगी साथ गुजारते। मेरे कजन ने मेरी भाभी को कहा, तुम अब शादीशुदा हो, अपने शौहर के हालात के साथ समझौता करो। जिसमें तुम्हारा शौहर रखे उस हाल में रहो। अच्छी बीवियां यही करती हैं। मैं मावरा के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी भाभी ने कहा, मावरा, उसे मोहब्बत करके क्या मिला तुम्हें? तुम्हारी माँ कभी भी तुम लोगों को एक नहीं होने देगी। और फिर वो एक लालची लड़की है, अपने बाप के बॉस से मोहब्बत करती है, उससे फोन पर बातें करती है। और जो पैसे दिए हैं ना मेरी सास के इलाज के लिए, वो भी उसी बॉस ने दिए हैं। मेरे कजन ने हैरानी से देखा। अब मेरी भाभी फोन पर उसे कुछ दिखा रही थी और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी भाभी, मेरी दोस्त, मेरे साथ गेम खेल रही थी और उसका मकसद सबकी नजरों में मुझे गिराने का था। मैं जमीन पर बैठती चली गई। मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी कजन, मेरी भाभी कितने दिनों से अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, और उसका असल चेहरा तो आज मेरे सामने आया था। उसका वजूद जो मेरे लिए आइडियल था, वो बुत टूट गया था। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। पता नहीं कैसे मेरे भाई को पता चल गया कि मेरी भाभी शादी से पहले ही मेरे उसी कजन को पसंद करती थी जिससे मेरी मंगनी टूटी थी। और उस मंगनी टूटने के पीछे भी मेरी भाभी और मेरी फुप्पी का ही हाथ था। मेरा भाई घर आया और मेरी भाभी को मारना शुरू कर दिया और कहा कि अभी भी उसी लड़के के चक्कर में है, इसे ये घर जहन्नुम लगता है और ये यहां से निकलने के मंसूबे बनाती है। भाई ने कहा, तुम मुझे कहती, मैं खुद तुम्हें यहां से निकाल देता। तुम क्यों इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी? मेरे भाई ने मेरी भाभी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ ने और मैंने रोका, लेकिन भाई को भी ये सिला मिला था
वाकई मोहब्बत के गुनहगार कहाँ बख्शे जाते हैं। भाई ने इतने दिनों से जो मोहब्बत की थी, इस औरत ने उसका भरम तोड़ दिया था। और गलतियां तो माफ की जा सकती हैं, लेकिन हिमाकतें कहाँ माफ होती हैं। भाई ने भाभी को घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हमसे कहा कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं सुबह ही उसके भाइयों को बुलवाता हूँ और इसके कारनामे बताता हूँ। दूसरे दिन भाभी और उसके भाई हमारे घर आ गए थे। भाई ने सारी बात उनके सामने रख दी। वो लोग शर्मिंदा थे और कहा कि जो होना था वो तो हो चुका, तुम माफ कर दो। मेरे भाई ने कहा, मैं माफ नहीं करूंगा और तुम लोगों के पैसे भी जल्द ही तुम लोगों के मुंह पर दे मारूंगा। उन लोगों ने हैरानी से पूछा, कौन से पैसे? मेरे भाई ने कहा, वही पैसे जो मेरी मां के इलाज के लिए तुम लोगों ने कर्जा दिया था। मैंने हैरानी से भाभी को देखा। आज उनका ये झूठ भी मेरे सामने था, लेकिन काश भाभी उस दिन चुप रहती। लेकिन जब मेरे भाई ने भाभी की तरफ देखा और कहा, अब बता दो वो पैसे अपने किस परस्तार से लिए थे, मेरी भाभी ने वो कहा जिसे सुनने के बाद मेरा दिल चाहा कि काश जमीन मुझे अपने अंदर समा लेती और वो दिन मेरे सामने ना आता। मेरी भाभी ने कहा, वो पैसे अब्बा के बॉस से लिए, इसके बदले तुम लोगों की बहन उस शख्स से मिलती है और घंटों फोन पर बातें करती है। मेरे सर पर आसमान गिरा था। मैंने कहा, भाई ये झूठ है, मुझे नहीं पता इस सब का। लेकिन भाभी ने फोन पर कुछ दिखाया तो सबकी नजरें मेरी तरफ थी। मेरा भाई मुझे मारने को आगे बढ़ा तो मेरी मां आगे आ गई और बोली, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसकी तरबियत मेरे हाथों हुई है और मुझे अपनी तरबियत पर भरोसा है। इस जैसी घटिया औरत को मैं अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसने हम सबको धोखा दिया। ये आस्तीन का सांप है। मेरी मां ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मां ने कहा कि उन्हें बस अपना फर्ज पूरा करना है। एक दिन वही अब्बा का बॉस हमारे घर आया और मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं हैरान थी और घर वालों के सामने शर्मिंदा भी थी। सब यही समझेंगे कि यही सच था। मैंने कहा, मुझे उससे शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी माँ और भाइयों ने मेरी एक न सुनी और कहा, तुम्हारी शादी उसी से होगी। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही मैं मुस्तकीम के घर आ गई। मुझे उससे गिला था। जो मैंने उसे भी कहा तो कहने लगा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से बदनाम रहो। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया। मेरी नंद बहुत काली, बदसूरत और मोटी थी, साथ ही मॉडर्न भी। लेकिन मैं ये देखकर काफी हैरान होती कि उसके पीछे हसीन लड़कों की लाइन लगी थी। मैं समझती कि शायद वो मॉडर्न है, इसी वजह से लड़के उसके पीछे पड़ते हैं। जब एक रोज वो मेरे पास आई और बोली, भाभी अपना काला दुपट्टा दे दो, बाहर जाना है। मैंने उसे दे दिया। जब वो वापस आई तो दुपट्टे में अजीब सी बू थी। मैंने नजरअंदाज कर दिया और गलती से अगले दिन वही दुपट्टा पहनकर बाहर चली गई। लेकिन खौफ से जिस्म कांपने लग गया जब एक साथ बहुत से लड़के मेरा पीछा करने लगे। मैं तेज तेज चलने लगी। मुझे वहां से भागना था। अगर मेरा शौहर देखता तो सोचता कि ये लड़की कौन है। मैं भाग कर घर आ गई, लेकिन मुझे अपनी नंद पर शक हो चुका था। वो रोज ही रात को कहीं जाने लगी थी। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वो शहर का वीरान इलाका था। वो अकेली गाड़ी ड्राइव करके वहां पहुंची थी। मैं कुछ फासले पर उसका पीछा कर रही थी। जब वो अंदर गई तो मैं उसके पीछे अंदर आ गई। अंदर और भी बहुत सी औरतें थी। एक मलंग बैठा था जिसको लड़कियां दुपट्टा देती और वो कुछ पढ़ने के बाद दुपट्टा वापस कर देता। मेरी नंद ने दुपट्टा दिया और कहा, ये मेरी भाभी का है, इस पर कोई अमल करें। इस पर ऐसा अमल करें कि उसके पीछे लड़के घर तक आने लगे और मेरा भाई उसे तलाक दे दे। मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती। कहाँ मेरा भाई और कहाँ वो 2 टके की लड़की। उसने हमारा स्टेटस ही खराब कर दिया है। सब लोग बातें कर रहे हैं। मुझे उससे अपने भाई की जान छुड़वानी है। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई और वहां से लौट आई। मेरी नंद अब मुझे रोज वही दुपट्टा देती और कहती कि तुझ पे ये अच्छा लगता है, तू यही लिया कर। मैंने वही दुपट्टा उसके कपड़ों में रख दिया। एक दिन उसने वो दुपट्टा लिया और बाहर निकल गई। बहुत से लड़के उसके पीछे चलने लगे और ये मंजर मेरे शौहर ने देख लिया और घर आकर उसे बहुत सुनाई। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। वो बहुत हैरान हुआ। उसने पुलिस से कहकर उस आमिल को पकड़वा दिया और मेरी नंद को मेरी सास के पास बाहर भेज दिया। मेरी नंद मुझसे बात नहीं करती। मेरी सास को मेरे खिलाफ कर दिया है, लेकिन मेरे लिए अपने शौहर की इज्जत हर चीज से जरूरी थी। मैं उससे झूठ बोलकर इस घर को तबाह नहीं कर सकती थी। जिस शख्स ने मेरे कजन के कहने पर मुझसे शादी की थी, मेरे कजन ने मेरे शौहर को बताया था कि मेरी भाभी ने मुझ पर यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं और मेरे शौहर ने अपने नाम से मुझे इज्जत दी थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें